मुझे तो सारे सबूत वो मिल गए हैं जिससे ये साबित हो जाएगा चुनाव की मशीनें धोखा है, फ्रॉड है। और जो कार्यकर्ता थे ना अपोजिशन पार्टीज के, उनको पुलिस प्रशासन ने धमकाया, उनको येलो कार्ड, रेड कार्ड, पता नहीं किस किस तरह के कार्ड दिए, वोट नहीं डालने दिए। कार्यकर्ताओं को ये कहा अगर तुम कैंपेनिंग करते मिल गए बीजेपी के खिलाफ तो तुम्हारे खिलाफ हम मुकदमे दर्ज कर देंगे झूठे और तुम्हें जेल भिजवा देंगे। यहाँ पे ईवीएम के माध्यम से और पुलिस प्रशासन के नाजायज हमला कराने से, लोगों को वोट ना देने रोकने से चुनाव जीता गया पिछली 2 बार का। पिछली दफा जो चुनाव हुए हैं पूरा प्रशासन का आतंक था, घरों में से नहीं, गलियों के मोड़ पे पुलिस के पूरे जत्थे खड़े हुए थे, गलियों में से डंडे मार मार के भगा रहे थे, घर की औरतों को निकाल रहे थे, कई औरतें पिटी हैं। जो अधिकारी हैं ध्यान से सुन ले इस बात को, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, संविधान और कानून जो तोड़ेगा वो जेल जाएगा। पिछली बार की तरह नहीं होने वाला है। मैं हूँ यहाँ पे, मैं किसी भी हालत में अखिलेश जी के साथ रहने वाला हूँ, मैं किसी भी हालत में राहुल जी के साथ रहने वाला हूँ, ममता बनर्जी जी के साथ रहने वाला हूँ, स्टालिन साहब के साथ रहने वाला हूँ, शरद पवार जी के साथ रहने वाला हूँ, इन सबके साथ रहने वाला हूँ। मैं थोड़ी जाऊंगा बीजेपी में, कभी भी कोई भी जा सकता है, मैं नहीं जाऊंगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल जो है मैं रामपुर में हूँ और मेरे साथ जो है महमूद प्राचा है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है, लेकिन इस बार जो है ये खुद लोकसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं और सर से बातचीत कर लेते हैं। फिलहाल जो हम लोग मिलक है, जो इलाका है, जो एरिया है, ये मिलक पड़ता है, तो सर से बातचीत कर लेते हैं। सर, पहले चरण की वोटिंग होने वाली है 19 तारीख को, ठीक है, और जो है कल लास्ट दिन है प्रचार के लिए, तो अब तो एक दिन बच गया, तो कितना तैयारी है? देखिए, तैयारी तो मुझे करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। यहाँ पे जनता ही मुझे मेरे कामों को देख के खुद इतना सपोर्ट और प्यार मिल रहा है कि अब सीधी सीधी लड़ाई मेरे और जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं लोधी जी, उनके बीच में हो रही है। क्योंकि जनता ये समझ चुकी है कि ये लड़ाई जो है ना, ये जो वोट डलवाने वाली मशीन है जो भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है 20% वोट फालतू लेने के लिए, ताकि 400 पार करके संविधान बदल सके। और देश की जनता संविधान से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बहुत प्यार करती है, उसको नहीं बदलने देगी। तो सबसे ज़्यादा लड़ाई ये चुनाव की मशीनों की के खिलाफ। आपकी लड़ाई बीजेपी से, यहाँ पे समाजवादी पार्टी फाइट में नहीं है? नहीं, अब नहीं रही, शुरू में थी, क्योंकि उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किस वजह से जीतने का दावा कर रही है, 400 पार का दावा क्यों कर रही थी। तो जनता ने यहाँ की और देश भर की और उत्तर प्रदेश की भी ये देख लिया कि जो चुनाव की मशीनें हैं उनको रोकने के लिए सबसे आगे कौन खड़ा है। 20% भारतीय जनता पार्टी के झूठे वोटों को रोकने के लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है, तो वो मैं नज़र आ रहा हूँ सबको। और उसके खिलाफ, चुनाव की मशीनों के खिलाफ सबूत कौन इकट्ठे कर रहा है, कौन इकट्ठे करके एक मजबूत केस डालने की तैयारी कर रहा है, वो भी मुझे ही पा रही है जनता। तो आपको अब कुछ मिल रहा है, आपको कुछ सबूत मिल? आज मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, मुझे तो सारे सबूत वो मिल गए हैं जिससे ये साबित हो जाएगा ये चुनाव की मशीनें धोखा है, फ्रॉड है। और इसको ये इलेक्शन, आप चुनाव लड़ने हैं, सनसनी फैलाने आए हैं? नहीं, सनसनी तो जो चुनाव आयोग है वो फैला रहा है। मैं सनसनी, चोरी और जो भारत की जनता के साथ जो लूट हो रही है वोटों की, वो एक्सपोज करने आया हूँ। अब इससे सनसनी फैलती है, कुछ भी फैलती है, ये आप दुनिया जाने। सबसे पहले मैंने ये कहा था, आज के लिए देखिए, अभी मेरी आप गाड़ी में चलिए, मैं यहाँ पे अपनी कैंपेनिंग भी कर रहा था थोड़ी बहुत, जो लोगों से मिलने आ रहा था, और साथ के साथ यहाँ 2 केस चल रहे हैं गाड़ी में, अभी आपने देखा होगा। एक केस सुप्रीम कोर्ट में जो मेरे कोलीग्स वहाँ बहस कर रहे हैं और मैं यहाँ से ऑनलाइन बहस कर रहा था, लेकिन उसका नंबर ही नहीं पहुँचा। मैंने आज ही सुबह ये ट्वीट किया था कि आज सुप्रीम कोर्ट जो है ये सुनवाई करनी चाहिए, लेकिन आज सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि हम लोग ये समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कितना दबाव है इस वक्त। इसीलिए देश की जनता सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। पूर्व जजों ने फिर चिट्ठी लिखी है कि दबाव बनाया जा रहा है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? उसी वही कमेटी, कभी वकील चिट्ठी, वही कमेटी के लोग तो ये तय किए थे कि मैं रामपुर से चुनाव लड़ूं, क्योंकि यहाँ पे ईवीएम के माध्यम से और पुलिस प्रशासन के नाजायज हमला कराने से, लोगों को वोट ना देने रोकने से चुनाव जीता गया है पिछली 2 बार का। आपकी जो आशंका है कि लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता है, जो बीजेपी को वोट देना पसंद नहीं करते, जो उसके खिलाफ वोटर है, उसको वोट नहीं डालने। जैसे कल यही बात जो है समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट है मुजफ्फरनगर, उन्होंने कहा कि भाई आप वोट डाल देना, गिनवाने की जिम्मेदारी हमारी, हम गिनती करा देंगे, आप जो है गिनवा। तो यही बात आप लगातार कह रहे कि भाई वोटों की गिनती गड़बड़ी, इसी को लेकर सारे लोग जो है असमंजस की स्थिति। मुझे ये कहने में कोई, क्योंकि सारे कैंडिडेट्स हैं ना, किस तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए, मेरा ट्विटर हैंडल फॉलो करें। जो वोट गिनवा देंगे उसके लिए मशीनें तो ठीक होनी चाहिए, मशीनों में कितनी गड़बड़ी और धांधली है वो मैं एस्टेब्लिश कर रहा हूँ। आज से पहले किसी के हाथ में मशीनें आई थी क्या? चुनाव आयोग ने किसी के हाथ में मशीनें दी हैं? पहली बार की मेरे हाथ में आई है, क्योंकि मैं कैंडिडेट हूँ।
या कैंडिडेट के हाथ में ही आ सकती है, इसीलिए मैंने कैंडिडेचर बढ़ा। तो मैं ये सभी कैंडिडेट से कह रहा हूँ, और जितने ये जो देवाशायम साहब है ना, उनके साथ मैंने बेंगलोर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और ये सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें मेरे इलेक्शन से सीखना चाहिए कि कैसे ईवीएम की ये जो चुनाव की मशीन है उसको रोका कैसे जाए, उसके खिलाफ सबूत कैसे इकट्ठे किए जाए। जब हम यहाँ पर आए, हमने लोगों से आपके बारे में पूछा, तो लोग कह रहे हैं कि हाँ, दिल्ली से ईवीएम वाले वकील आए हैं। तो आपकी जो एक पहचान बन गई है कि ईवीएम का आंदोलन, ईवीएम का एक प्रमुख चेहरा, तो आप यहाँ पे चुनाव जीतने के लिए आए हैं या ईवीएम को पकड़ने के लिए आए हैं, ईवीएम को बैन कराने के लिए आए हैं, आगे अपने केस की तैयारी के लिए आए हैं, केस स्टडी के लिए आए हैं? मेन क्या है मुद्दा? मेरा सबसे बड़ा फर्ज अम्बेडकरवादी होने के नाते भारत की संसद, भारत का संविधान बचाने का है। 543 की 543 में 400 पार की बात हो रही है, तो वो कोई पब्लिक के वोटों से नहीं हो रही, नहीं तो पेपर बैलेट से चुनाव करा लेता कोई। वो चुनाव की मशीनों से क्यों कराना चाहते हैं? तो 20% वोट जो एक्स्ट्रा मिलते हैं, 20% वोट जो चुराए हुए होते हैं, कोई उसको रोकेगा जब ही तो चुनाव जीतेगा। किसी कैंडिडेट को पता भी है, यहाँ के लोधी जी को तो पता क्यों करना है बीजेपी के कैंडिडेट को, उनको तो वो 20% वोट फालतू मिल रहे हैं। बाकी किसी कैंडिडेट को पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। और मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पूरे देश में बहुत कम लोग कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको पता है इस बारे में। तो 20% वोट तो मैं कम कराने की ताकत लगता हूँ, तो पब्लिक मुझे वोट देगी या किसी और को देगी, ये है विषय। दूसरा, पुलिस प्रशासन का जो जुल्म ज्यादती हो रही है। मैंने यहाँ आते ही एक बीजेपी के व्यापार मंडल अध्यक्ष थे आशु गुप्ता जी, उनके खिलाफ वो रंगदारी वसूल कर रहे थे दुकानदारों से। मैंने जाके उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। लोग हैरान है कि ये भी काम कोई हो सकता, जो एक नॉर्मल सा काम है, उत्तर प्रदेश की पुलिस वही नहीं कर रही थी, तो मैंने जाके कराई। तो लोगों में खुशी का माहौल दौड़ गया कि ऐसा भी हो सकता है क्या, पर हमने कराई और बीजेपी को मजबूर होकर उन्हें अपनी पार्टी से निकालना पड़ा। ये कभी हुआ रामपुर में। उसके बाद आगे चलते हैं, ये टांडा एक जगह है यहाँ पे, वहाँ पे पचौरी नाम के एक SHO साहब है, वो आतंक मचाए हुए थे। जनता को पता लगा, मैं यहाँ आया हूँ, वहाँ की जनता मेरे पास आई, मैंने उनसे वकालतनामा साइन कराया और मैंने कहा कि मैं आपका केस अब फ्री लड़ूंगा, क्योंकि ये पूरे टांडा के साथ नहीं, पूरे रामपुर लोकसभा क्षेत्र के साथ अत्याचार हो रहा है। ऐसा पहले भी हुआ है और ऐसा अब भी हो रहा है। तो मैंने फिर उसकी कंप्लेंट चुनाव आयोग के जो ऑब्जर्वर आए हैं ना, सेंट्रल ऑब्जर्वर, उनको दी और ये कहा कि ये जो पचौरी साहब हैं इनके खिलाफ और इनके साथ जो दूसरे मिले हुए लोग हैं जो जिनका वरदस्त इनके ऊपर प्राप्त है और जिससे करोड़ों रुपए इन्होंने रिश्वत के लिए और लोगों में झूठे केस लगा के वोट ना डालने की धमकियां दे रहे हैं, तो उनको हटाया गया कल रात को। तो ये पूरे रामपुर की जनता ने देखा। उसके अलावा आप ये देखिए, यहाँ पे एक नमाज पढ़ने नहीं दी जाती थी। ईदगाह में नमाज के लिए इतने ज़्यादा लोग हो जाते थे, तो लोगों को थोड़ा बाहर निकल के भी पढ़नी पड़ती थी। तो मैंने संविधान और कानून के रास्ते से वहाँ की कमेटी को बोला कि मुझे परमिशन दें कि मैं आपको परमिशन दिलवाऊंगा कानूनी तरीके से। वो परमिशन नहीं दी उन्होंने, लेकिन फिर भी जब ईदगाह भर गई तो वहाँ पुलिस प्रशासन मौजूद था। कोई गैरकानूनी काम नहीं है ना। अगर 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए सड़क को, एक कोने को अगर कोई इस्तेमाल भी कर ले, सड़क जनता की तो है ना, कोई ऐसा आदेश नहीं था। तो हमने वहाँ नमाज़ पढ़ी क्योंकि ईदगाह पूरी फुल भर गई थी, तो 2-3 सफ़ों पे लोगों ने पढ़ी और ये कानूनी रूप से पढ़ी। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, यहाँ की आम जनता है। तीसरी चीज़ फिर आप पूछ लीजिएगा, उस सबसे बड़ी, हम मिलक में खड़े हैं यहाँ पे, इन सभी बातों से बड़ी बात, यहाँ का एक बच्चा है, उसको इसलिए गोली मार दी एक SDM साहब के कहने से कि वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक तस्वीर लगा रहा था। सब लगाते हैं ना दुनिया में, लाखों जगह सबसे ज़्यादा जो प्रतिमाएं और तस्वीरें हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दुनिया भर में। एक बच्चे को भी प्यार आया, अम्बेडकरवादी बच्चा था वो, उसको एक SDM साहब ने 2 बच्चों को गोली मरवा दी। एक बच्चा उसमें से मर गया और दूसरे के गोली लगी हुई है टांगों पे। अभी वो लोग मेरे पास आए, तो अब मैंने कानूनी कार्रवाई कर दिया उस SDM साहब के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करा के उनको फांसी चढ़वाने की। ये सब चीज़ें जो लोगों ने देखी हैं, इसलिए लोग ये कह रहे हैं कि आप ही संविधान की रक्षा करने वाले सबसे अच्छे कैंडिडेट हो, जो भारतीय जनता पार्टी को ये वोटों की मशीनों के द्वारा भी जो वोट मिलेंगे उसको हरा सकते हो, और पुलिस प्रशासन द्वारा जो अत्याचार करके उनको दूसरे लोगों को वोट नहीं दिए जा सकते उसको रुकवा सकते हो। तो आप ही हमारी रक्षा करने के लिए हमारे सबसे अच्छे नौकर साबित हो गए, इसलिए जनता का प्यार मिल रहा है। मैं तो किसी से ये भी नहीं कह रहा कि मुझे वोट दें। लोग खुद कह रहे हैं प्राचा जी आप ये काम करो, इलेक्शन लड़ना हमारा काम है, हम आपको जिता के भेजेंगे, लेकिन आप जो एक काम कर रहे हो वो करो। आज भी यहाँ पे आप देखेंगे मेरी गाड़ी में अभी 2 मुकदमे बहस कर रहा हूँ अभी मैं। एक तो वो EVM का, मेरे साथी वहाँ खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ
मैं कंप्यूटर के जरिए बहस कर रहा हूँ। दूसरा ठीक है। दूसरा इलाहाबाद आप अपना काम प्रोफेशनली कर रहे हैं, जो प्रोफेशन है, लेकिन सर जो आपके जो सामने जो कैंडिडेट है समाजवादी पार्टी है मोहिबुल्ला, आपके कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि वो भी सर के क्लाइंट है, लेकिन सर क्लाइंट होना ये सारी बातें तो प्रोफेशनल ही है। वो तो आपने कोई आदमी आपके पास, आपने उसका काम किया, ठीक है, वो केस हारे जीते, लेकिन सर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अब जहाँ पे चुनाव हो रहा है तो चुनाव तो अब चुनाव की तरह होगा, क्लाइंट हो कोई भी हो। चुनाव की तरह संवैधानिक तरीके से हो रहा है मेरा वाला। सिर्फ मैं झूठे वादे नहीं कर रहा, मैं यहाँ तक वोट भी नहीं मांग रहा। यही चुनाव का तरीका है। मैं अपनी सेवाएं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि, और मैं कह रहा हूँ कि कैंडिडेट से आप सवाल पूछो, उसका एफिडेविट देखो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके, फिर डिसाइड करो। किसी से पैसे मत लेना, पैसे दे तो ले लेना, वोट मत देना पैसे के, क्योंकि पैसा आपका चुराया हुआ पैसा ही देगा कोई। वोट आपका सबसे कीमती धरोहर है। तो ये सब लोग कह रहे हैं कि जिस कैंडिडेट को इतनी सलाहियत नहीं थी कि वो अपने खुद की मस्जिद के इमाम, ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो अपनी इमामत बचा सके, उसके लिए आपके पास आना चाह रहे हैं, आए आपके, और आज भी मैं उनका वकील हूँ, ये लोग कह रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को चुने ना जो दूसरे कैंडिडेट की भी हिफाजत करता है, अपने सामने वाले कैंडिडेट का भी। आज भी मैं उनका वकील हूँ। तो मैंने ये तो उनसे नहीं कहा ना कि आप भाग जाओ, मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हो। नहीं, ऐसे लोगों को पसंद कर रहे हैं लोग जो लड़ाई लड़े इंसाफ की, बराबरी की, संविधान बचाने की। आपको लग रहा है सर अगर यहाँ पे कोई भी समस्या किसी के भी साथ आती है, चाहे वो कानूनी तौर पर आए या फिर व्यक्तिगत तौर पर आए, तो आप उसको जो है सोल्व करने में जो सबसे अच्छा है भारतीय जनता पार्टी को रोकने में, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, क्योंकि वो संविधान तोड़ना चाहते हैं तो गठबंधन बना है। ये काम भारतीय जनता पार्टी को रोकने का देश में सबसे अच्छों में से एक अच्छा मैं भी माना जाता हूँ। सबसे अच्छे अगर कोई 5-10 लोग हैं ना, और मैं इसलिए मेरा नाम ज़्यादा इज्जत से लिया जाता है कि मेरे पीछे कोई पार्टी नहीं है, कोई संगठन नहीं है। अकेले मैं जितना मजबूती से आरएसएस और बीजेपी का मुकाबला कर रहा हूँ, तो सबसे बड़ा गठबंधन का कैंडिडेट अगर देखा जाए जो बीजेपी के खिलाफ गठबंधन है, तो मैं ही माना जाऊंगा ना। फिर कसक तो है सर कि संयुक्त प्रत्याशी नहीं बन पाई, इस बात की कोई कसक है? नहीं, कसक कोई नहीं है। मैं सबकी मजबूरियाँ समझ सकता हूँ। और एक अच्छी बात भी है कि देखिए, अगर मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का होता, हमने इसीलिए कहा था कि ये जो वोटिंग मशीनों की जो ये मतदान करने की मशीनें जो है ना, उपकरण जो हैं, इसकी लड़ाई सबकी लड़ाई है। तो आप एक सीट हारी भी हमारे लिए छोड़ दीजिए, ताकि हम ये भी जीत के दिखाएं आपको। और हम तो मैं नहीं जाऊंगा ना भारतीय जनता पार्टी के साथ। कांग्रेस के लोग चले गए इतने बड़े बड़े, भारतीय जनता पार्टी में सपा के लोग चले गए इतने बड़े बड़े, जो मंत्री संतरी इतने पैसे कमाए उन्होंने। बसपा के लोग चले गए, शरद पवार साहब की पार्टी के लोग चले गए, ममता बनर्जी साहिबा की पार्टी के लोग चले गए, मैं नहीं गया। तो मैं तो गठबंधन का सबसे मजबूत सिपाही हूँ और रहूँगा। लेकिन इंडिपेंडेंट लड़ने का एक ये भी फ़ायदा है, जो मैंने टांडा की लड़ाई लड़ी, जो मैंने यहाँ के बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के खिलाफ FIR कराई, क्या मैं अगर किसी पार्टी का कैंडिडेट होता तो ये लड़ाई लड़ सकता था? आपने दिल्ली में देखा होगा ना, एक मस्जिद का केस हो रहा था, जहाँ मैंने रुकवाई थी मस्जिद कानून और सारी फोर्स के साथ इसको रोका था। जो लोग वहाँ के क्लाइंट थे मेरे मस्जिद के, उनको एक फ़ोन आया ना पीछे से, और उन्होंने ये कह दिया कि हाँ आप हमारे वकील ही नहीं हो, जो अभी तक वकील बता रहे थे मुझे। फ़ोन आया पीछे से और वो लोग पीछे हट गए और वो मस्जिद के ऊपर फिर बुलडोज़र चला, क्योंकि मुझे फिर पुलिस पकड़ के ले गई, क्योंकि मैं उनका वकील ही नहीं रहा था। तो ये फ़ोन मुझे भी आ सकते हैं ना। तो अगर ऐसी लड़ाई में लड़ रहा हूँ ज़मीन पे और मुझे आज़ाद होना चाहिए, या लड़ाई के लिए फ़ोन आ जाए पीछे से कि आप मेहरबानी करके यहाँ आ जाइए, अभी ऐसा नहीं करिए, तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। इसको सोचने समझने की ज़रूरत है। मैं किसी भी हालत में अखिलेश जी के साथ रहने वाला हूँ, मैं किसी भी हालत में राहुल जी के साथ रहने वाला हूँ, ममता बनर्जी जी के साथ रहने वाला हूँ, स्टालिन साहब के साथ रहने वाला हूँ, शरद पवार जी के साथ रहने वाला हूँ, इन सब के साथ रहने वाला हूँ। मैं थोड़ी जाऊँगा बीजेपी में, कभी भी कोई भी जा सकता है, मैं नहीं जाऊँगा, और ये मैंने साबित करके दिखाया। सर आखिरी सवाल है, जिस तरीके चुनाव चल रहा है, देखा जा रहा है जो विपक्ष की जो पार्टियां है, इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी के सामने उस मजबूती से लड़ाई लड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे। उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी उस तरह कोई रैली भी नहीं, तो आपको लग रहा है कि बीजेपी को, क्योंकि ये एक पार्टी को लेकर, एक सीट को लेकर आप यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर पूरे देश में देखा जाए, क्योंकि आप तो पूरे देश भर में तमाम मुद्दों को लेकर आप जो है अपनी राय रखते हैं, तो इस चुनाव को लेकर मेरा आपसे सवाल है, 24 का जो चुनाव इतना महत्वपूर्ण चुनाव है, क्या लग रहा है पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ उस तरह से चुनाव लड़ पा रही है कांग्रेस और पूरा विपक्ष? आपकी 100% ये बात सही है। जिस मजबूती के साथ विपक्ष को आरएसएस और बीजेपी से लड़ना चाहिए था, ईडी, सीबीआई और इसकी वजह से, क्योंकि अपने कार्यकर्ताओं की भी, यहाँ भी देखिए, एक
आज़म खान साहब हैं, कोई उनको अच्छा कह सकता है, कोई उनको बुरा कह सकता है, लेकिन वो सपा के एक बड़े कार्यकर्ता हैं, सपा के फाउंडर मेंबर हैं और अखिलेश जी के वालिद की जगह पे हैं। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी उनकी लड़ाई इतनी मजबूती से लड़ पा रही है? इतना ज़्यादा आतंक का माहौल बना रखा है। हमें देखिए, हमें इतनी कोशिश के बाद हमें एक मीटिंग की परमिशन मिली। आज जो हम शाम को 7 बजे जो किला मैदान में एक ही परमिशन मिली हमें इतनी, और वो भी मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। बाकी किसी पार्टी को तो परमिशन ही नहीं दे रहे ना, बाकी किसी पार्टी को परमिशन नहीं दे रहे ना। तो आप ये कह रहे हैं यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट भी अपनी रैली नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी। मैं वही कह रहा हूँ ना, अखिलेश जी को यहाँ रैली करने की परमिशन नहीं दी, मैंने ली है क्योंकि मुझे ऊपर वाले ने कोई सलाहियत दी है। मैं इनका मुकाबला कानूनी और संवैधानिक तरीके से सबसे अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। मिली ना परमिशन, लेकिन मुझे भी कितनी मुश्किल से मिली। मेरी रिक्शाओं की परमिशन नहीं दी, मैं कहीं एक कदम चलता हूँ तो उसके लिए रोक लगाई जाती है। मुझे जब मैं चुनाव की मशीनों का जो चोरी पकड़ने गया हूँ उसमें कितनी वो लगाई, मैंने सब सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। मैंने ये सबूत इकट्ठे कर लिए हैं कि कोई बगैर सील के जो चुनावी मशीनें घूम रही हैं, कोई भी कहीं से भी ले जाए। तो ये जो है ना, इस लड़ाई को लड़ने के लिए कोई मेरे जैसा ही आदमी चाहिए। रामपुर में देख लीजिए आप, मैंने आके यहाँ पे परमिशन ली और शाम को आज 7 बजे किला मैदान में जो 16 तारीख का जलसा होने वाला है। तो यही है ना। और ये बात अब देखिए, जो चुनाव की मशीनें थी उसके लिए अगर जो विपक्ष की पार्टियां सड़क पे हमारे साथ आ जाती तो चुनाव की मशीनों से क्या चुनाव होता? नहीं होता ना। ये कमज़ोरी है, लेकिन इसकी वजह यह है कि कार्यकर्ताओं के साथ उतनी मदद नहीं कर पा रही हैं पॉलिटिकल पार्टियां जितनी मैं मेरे किसी साथी को, मेरे किसी बहन भाई को, मेरे साथ जो है, अगर किसी पुलिस प्रशासन ने टच कर दिया ना, ये सब खड़े हैं और पूरे क्षेत्र में खड़े हैं, तो इसका मतलब मुझे टच कर दिया, कानून तोड़ के टच कर दिया तो जेल भिजवाऊंगा सब पुलिस वालों को जो कानून तोड़ के मेरे किसी साथी को टच कर। आप वोटर को एश्योर कर रहे हैं कि आपको जो है कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी? दिक्कत हुई, जिसने दिक्कत की कानून तोड़ के वो जेल जाएगा, कितना भी बड़ा अधिकारी हो। ये मेरी ज़बान है, टच नहीं कर सकता कोई। ये देश के नागरिक, देश के मालिक हैं, जो नौकर हैं देश के, वो कानून के अंदर रह के काम करेंगे। अगर 3-3, 4-4 ID कार्ड मार के घर मांगने की चेष्टा की किसी ने, घरों से निकल के रोकने की किसी ने चेष्टा की, उम्र भर निकल जाएगी जेलों में। जो अधिकारी हैं ध्यान से सुन लें इस बात को, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। संविधान और कानून जो तोड़ेगा वो जेल जाएगा। पिछली बार की तरह नहीं होने वाला है। मैं हूँ यहाँ पे, अब किसी कार्यकर्ता को टच नहीं कर देगा कोई। और चुनाव आयोग तो हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है इसलिए कि लोग आएँ और वोट दें। कितने कैंपेन चलते हैं ना, और उन वोटर्स को रोक रहा है जो वो अपराध करता है। ठीक, आखिरी सवाल सर मेरा है, आप कह रहे हैं कि ये हारी हुई सीट है विपक्ष की, जिसको हम जीत कर दिखाएंगे, लेकिन ये सीट ऐसी मानी जाती है कि यहाँ पे बीजेपी का जीतना बड़ा मुश्किल है। बीजेपी ने पिछली बार जीत के दिखाया सीट को। तो वही तो बता रहा हूँ, चुनावों में धांधली करने वाली मशीनों से और पुलिस प्रशासन का ऐसा इस्तेमाल करके कि लोगों को घरों से वोट निकलने नहीं दिया। और जो कार्यकर्ता थे ना अपोजिशन पार्टीज़ के, उनको पुलिस प्रशासन ने धमकाया, उनको येलो कार्ड, रेड कार्ड, पता नहीं किस किस तरह के कार्ड दिए, वोट नहीं डालने दिए। कार्यकर्ताओं को ये कहा अगर तुम कैंपेनिंग करते मिल गए बीजेपी के खिलाफ तो तुम्हारे खिलाफ हम मुकदमे दर्ज कर देंगे झूठे और तुम्हें जेल भिजवा देंगे। तो ये जो कार्यक्रम हुआ है उस पर रोक भारत के संविधान और कानून से लगाने की क्षमता मैं रखता हूँ। इसीलिए लोग मुझे खुद आके वोट दे रहे हैं। मैं देख लीजिए, अभी भी मैं यहाँ भी ये नहीं कह रहा हूँ मुझे वोट दे, मैं कह रहा हूँ जो सबसे अच्छा कैंडिडेट हो, जो संविधान की सबसे अच्छी रक्षा कर सकता हो, जो आपकी सबसे ज़्यादा सेवा कर सकता हो, जो डरे नहीं, जो संविधान समझता हो, जो ये समझता हो कि सभासद जो जितने भी हैं यहाँ के, यूपी में देखिए सभासदों को तनख्वाह ही नहीं मिलती। सबसे ज़्यादा काम सभासद करते हैं, उनको तनख्वाह ही नहीं है। तो वो सभासद भी मेरे पास आए, वो बोल रहे हैं कि आप हमारा केस डालो। अब मैं केस डाल के उनकी तनख्वाहें दिलवाऊंगा सबसे पहले, और कम से कम 1 लाख तो तनख्वाह होनी चाहिए सभासद की। सबसे ज़्यादा 24 घंटे काम तो सभासद करते हैं और उन्हीं को तनख्वाह नहीं है, उनको पेंशन नहीं है, उनको कोई सुविधा नहीं है। ये गलत बात है, ये गलत बात। पिछली बार वोट डाली थी कि नहीं डाली थी? नहीं डाली थी वोट, वोट डाली थी पिछली बार। बिल्कुल डाली थी, मैंने तो डाली थी। हाँ जी। मैंने तो पुलिस गाड़ियों के बीच घुस के सारी पुलिस, जब मैं अपने घर से निकला हूँ तो कम से कम 20 जगह चेकिंग हुई है और रोकने की कोशिश की, मुझे खुद रोकने की कोशिश की। यहाँ तक के हमारे मोहल्ले के 3 वकील थे, उन तक को रोकने की कोशिश की, मगर मैंने उनसे कहा आइए हम संवैधानिक हैं, हमारे पास पूरे आधार कार्ड, सारे पहचान पत्र सब कुछ है, और हमने वोट डाला। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस टाइम वोट डाला और हमें फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी पुलिस वाले की या किसी अधिकारी की, हमें वोट डालने से। क्या बोलकर रोक रहे थे, क्या कह रहे थे? वो तो सीधा आतंक था उनका।
पूरा आतंक था। पिछली दफ़ा जो चुनाव हुए हैं पूरा प्रशासन का आतंक था, घरों में से नहीं, गलियों के मोड़ पे पुलिस के पूरे जत्थे खड़े हुए थे, गलियों में से डंडे मार मार के भगा रहे थे, घर की औरतों को निकाल रहे थे, कई औरतें पिटी हैं। तो औरतें वोट ही नहीं डाल पाई ना, वो भी बड़ी नहीं, मशक्कत से बहुत कुछ एक डाल पाया। 20% लोगों ने वोट डाला है, मुश्किल से 20% लोगों ने, और वो 20% लोगों ने जो वोट डाला है उसमें से बीजेपी के भी थे, समाजवादी के भी थे, सब पार्टियों के लोग थे 20%, बाकी 80% लोगों को वोट डालने नहीं दिया। डाला आपने पिछली बार? वोट डाला, लेकिन बाद में फिर वोटिंग बंद कर दी थी, 3:30 बजे वोटिंग बंद कर दी थी। टाइम से पहले जी टाइम से पहले भी वोटिंग बंद कर दी थी और पुलिस ने लताड़ना शुरू कर दिया था, जाओ वोटिंग बंद हो गई। इस बार फिर कैसे डाला है? इस बार तो एश्योर है आप जाएंगे? जाएंगे, अब तो फिर राजा साहब आएंगे, ये तो केस लड़ ही सकते हैं अब तो। एक भरोसा जो है वो आप लोगों में जगह पाएंगे, भाई आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये जिनसे बात कर रहे थे ना, ये तो नेता हैं, डाल पाए इतनी मुसीबत के बाद भी ये झेल पाए। इनसे पूछिए क्या हुआ बाद में। पूरे वोट डाली, कैसे डाली? बड़ी डाली और उन्होंने डाली। औरों की वोट नहीं पड़ पाई, नहीं डालने दी। टाइम से पहले ही वोटिंग बंद कर दी गई थी। कर दी। हम शुरू में लाइन में लग गए थे, बस पड़ गया था। डरा इतना दिया था, पुलिस चप्पे चप्पे पे थी, इतना डरा दिया था, घर पे से पब्लिक निकल ही नहीं पाई थी, जो आम पब्लिक के जनता थी। सामने मार रहे हैं तो पब्लिक एक को मार रहे हैं, 10 के कान हो रहा है, डर के मारे दूसरा डर रहा है। परचम पार्टी की तरफ से हैं, परचम पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ हाई कमान ने आदेश दिया है कि आप जाइए और हमारे वकील साहब को आप लड़ाइए। परचम पार्टी का पूरा समर्थन है, परचम पार्टी के सारे कार्यकर्ता इनके साथ में हैं। तो सर एक में आखिरी सवाल है, ये जो विश्वास की आप बात करें, इसको मैं तोड़ने नहीं दूंगा। ठीक है। जान जा सकती है लेकिन ये विश्वास नहीं जाने दूंगा। आपको यहाँ आए हुए हैं मेरे हिसाब से 15-20 दिन हुआ होगा, तो आप सारे लोगों को ये मैसेज दे पाने में कामयाब हुए हैं कि भाई डरने की जरूरत नहीं है, जो पहली बार हुआ वैसा नहीं होगा? अगर मैं सारे लोगों को ये मैसेज देने में कामयाब हो जाता तो भारतीय जनता पार्टी की ये सिर्फ जो ये ईवीएम के माध्यम से 20% तक वोटें चुराते हैं, ये वो चुनाव की मशीनों के माध्यम से वही मिलती, एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता, सब वोट मुझे ही मिलते। तो ये बता रहा हूँ मैं, लेकिन ये मैसेज मैं नहीं पहुँचा पा रहा हूँ। लोगों से मेरी गुजारिश है, अगर वो मुझे अच्छा कैंडिडेट समझते हैं तो मेरा मैसेज भी पहुँचाएं। ये आपका काम है चुनाव लड़ना, मेरा काम है अगर आपको किसी ने छू दिया, आपको कोई ज़रूरत है, आपको कोई परेशानी है या आपका विकास कुछ नहीं हो रहा है, वो मैं बंद कराऊंगा। जैसे तेज़ चलते हुए मीटर बंद मैं कराऊंगा, मीटर खुद तेज़ चलाएंगे और रेड मारेंगे, ये मैं बंद कराऊंगा। जो हमारे सड़क पे ये जो बैठते हैं लोग रेडी पटरी वाले, ये उनको तंग कराना मैं बंद कराऊंगा। जो हमारे रिक्शा वाले उनको जो तंग किया जाता है वो मैं बंद कराऊंगा। जो व्यापारियों से रंगदारी वसूली जाती है वो मैं बंद कराऊंगा। जो ये अत्याचार होते हैं हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब भाइयों के साथ यहाँ पे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के, वो मैं बंद कराऊंगा। ये सब बंद कराने का मेरा काम है। यहाँ पे मैं व्यापार लाऊंगा, यहाँ पे मैं जो इंडस्ट्रीज लाऊंगा, यहाँ पे मैं जो नौकरियाँ गई हैं लोगों की वो लाऊंगा। रामपुर को एक इंटरनेशनल हब बनाने के लिए काम करूँगा। रामपुर की पोटेंशियल इतनी है कि ये इंडिया की इकोनॉमी को ऊपर लाने में एक बहुत बड़ा हब हो सकता है। यहाँ की धरती में और यहाँ के लोगों में इतना पोटेंशियल है। आज से 100-200 साल पहले यहाँ इतनी पावरफुल लोग और इतनी अच्छा व्यापारी वर्ग और इतनी मजबूत यहाँ पे लोग रहते थे कि वो पूरे इंडिया को सपोर्ट करते थे। आज भी रामपुर को उसी पास्ट ग्लोरी में ले जाने का काम मैं करूँगा अगर मैं चुना जाता हूँ। सर मतलब भरोसा क्या हो रहा है नतीजों को लेकर, क्या उम्मीद आप लगा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव से जीतने वाली मशीनें हैं उसके बीच में और मोहर के बीच में यही तो लड़ाई है ना। बैलेट पेपर की लड़ाई मोहर की, और वो मोदी जी की लड़ाई। आपको चुनाव चिन्ह भी बैलेट मिल गया? मिला नहीं है, लिया है मैंने, लिया है स्पेशल। और ये दोनों चीज़ें ही उस पर होंगी मशीनों पे। मेरा फोटो भी होगा। अगर कोई निशान, वैसे तो ये निशान भूलने वाला नहीं है। मतपत्र से वोट पहले कैसे होते थे? मोहर से। जो ये मशीनें हैं, फ्रॉड की मशीनें जिनसे वोट हो रहे हैं आजकल, उनको हटा के फिर मोहर से वोट कराने का काम है। वो सिंबल है मेरा, और मेरी फ़ोटो भी हर जगह होगी। वहाँ पे आप 6 लोग होंगे, वहाँ पे 6 में से यहाँ जहाँ ये फ़ोटो लगी होगी वहाँ पे वोट दें अगर मुझे वोट देना चाहते हैं तो ये थे मेरे साथ महमूद प्राचा जी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है। इस बार जो है रामपुर से जो है चुनावी ताल ठोक दिया है और बड़े दावे कर रहे हैं, लोगों को जो एश्योरेंस भी दे रहे हैं कि किस तरह से चुनाव अगर जीतते हैं तो क्या कुछ उनके लिए करने वाला है। आपकी क्या राय जरूर है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।